हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माई क्लास नोट्स पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज से करंट अफेयर का रिवीजन शुरू करने वाले हैं। देखिए 69 बीपीएससी जो है वो सितंबर में हुई थी। अब जो नेक्स्ट बीपीएससी है यानी 70th बीपीएससी ये भी 30 सितंबर को प्रस्तावित है। ठीक, तो हम जो अपना करंट अफेयर है वो सितंबर 2023 से शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो इस सीरीज में ये पहला लेक्चर है। आइए शुरू किया जाए। देखिए पहला न्यूज है कि श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण के पश्चात चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की ओर अग्रसर। ये पुराना न्यूज है बट इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि डेट कौन सी है, किस तारीख को ये शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ है 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023। ठीक है, इस दिन क्या हुआ है, इस दिन चंद्रयान मतलब जो है वो टेक ऑफ किया है यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके रॉकेट का नाम क्या है। तो इसके रॉकेट का नाम क्या है, फैट बॉय। इंग्लिश में फैट बॉय और हिंदी में जो बाहुबली बोला जाता है, बाहुबली। तो ये तो उपनाम हुए। इसका ओरिजिनल नाम क्या है, ओरिजिनल नाम है LVM-3 MK4। ये रॉकेट है LVM-3 MK4। ठीक है, तो ये हमको याद रखना था। प्रक्षेपण कहाँ से हुआ है इसका, तो इसका प्रक्षेपण आपको पता है श्रीहरिकोटा से हुआ है, श्रीहरिकोटा। ठीक, इसके अलावा और कौन से फैक्ट हैं जो इस आर्टिकल से हम निकाल सकते हैं। तो एक फैक्ट ये है कि देखिए इसने जो टेक्निक यूज हुई है उसमें, उसका नाम है ग्रेविटेशनल। इसको थोड़ा सा वाइट पेज ले लेते हैं। एक मिनट, क्या नाम है, ग्रेविटेशनल टेक्निक। ग्रेविटेशनल टेक्निक नहीं, ग्रेविटेशनल कैप्चरिंग। ये कोई टेक्निक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस टाइप का है, सिंपल सी टेक्निक है। टेक्निक ये है कि मान के चलिए कि ये धरती हो गई, ठीक है, और ये हो गया चंद्रमा। तो ये डायरेक्ट यहाँ से धरती से चंद्रमा तक ऑर्बिट मतलब सैटेलाइट ना भेज के हम क्या करते हैं कि धरती के ग्रेविटेशन का यूज करते हैं। जैसे हमारा जो उपग्रह है वो पहले एक रिवोल्यूशन यानी एक चक्कर लगाएगा अर्थ का। और ध्यान दीजिए कि धरती पर कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर हैं जहाँ से क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक, तो जैसे मान के चलिए कि अगर आप हाथ से लट्टू अगर आप घुमाते हैं गोल गोल रस्सी पकड़ के, लट्टू नहीं मतलब कोई पत्थर बांध दीजिए रस्सी में और उसको गोल गोल पकड़ के घुमाइए। ठीक है, तो आपको कुछ सेवरल पॉइंट्स महसूस होते होंगे जहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, मतलब वहीं से आप फोर्स लगाते हैं। ठीक, तो ये सैटेलाइट घूमते घूमते जब ऐसे पॉइंट पर आता है जहाँ धरती का जो ग्रेविटेशन है वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऑन करेंगे तो ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, तो ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा अर्थ से, और फिर उसको बंद कर दिया जाता है फ्यूल को। फिर ये एक रिवोल्यूशन करेगा। ठीक, फिर यहाँ आएगा तो फिर थोड़ा सा ऑन करेंगे इंजन को, उसके बाद फिर से एक रिवोल्यूशन। ऐसे करते करते ये अर्थ के कितने रिवोल्यूशन करेगा, 5 चक्कर लगाएगा ये अर्थ के। 5वें चक्कर में क्या होगा कि इसको फुल थ्रॉटल पे छोड़ दिया जाएगा और ये चंद्रमा की तरफ चला जाएगा। उसके बाद यही प्रोसेस चंद्रमा के ऑर्बिट में भी मतलब की जाएगी, और उससे क्या होगा कि ये 5 चक्कर कंप्लीट करते हुए चंद्रमा के और वापस चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा। इसी टेक्निक को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कैप्चरिंग। बहुत अच्छे से जो मंगलयान मूवी आई थी उसमें इस टेक्निक को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं फिर इसमें और क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं। इसके लैंडर का नाम क्या है, लैंडर का नाम है विक्रम। ठीक, विक्रम नाम है। और जो रोवर है यानी जो उतर के और जो गाड़ी घूमेगी चंद्रमा की सतह पे, उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्रज्ञान। ठीक, इसके अलावा कहाँ उतरने वाले हैं ये उतरेंगे जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे एक क्रेटर है। उस क्रेटर का नाम क्या है, उस क्रेटर का नाम है मेंजिनस U
क्रेटर। बाद में हालांकि इसका नामकरण किया गया है, लेकिन अभी तो हम पीछे चल रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उसका ओरिजिनल नाम क्या था। मेंजिनस यू क्रेटर, यहीं पे जो हमारा चंद्रयान 3 है वो लैंड करने वाला था। ठीक है, कितने दिन लगने वाले हैं? 41 डेज की ये जर्नी है इसकी। ठीक, और ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो ध्यान कीजिए कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। फर्स्ट कंट्री है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, ठीक, दक्षिणी ध्रुव पर। और ओवरऑल चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है? चौथा। इसके पहले कौन कौन से देश जा चुके हैं? यूएसए जा चुका है, रसिया जा चुका है, इसके बाद चीन जा चुका है, और चौथा कौन है? भारत। ठीक, तो ये तो हो गई चंद्रयान 3 की बात। ठीक, इसके अलावा आपको, अब चूँकि चंद्रयान का जिक्र हो रहा है तो जो इसके पहले के कुछ मिशन हैं, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा एक नज़र हमें देखना चाहिए। देखिए, पहला चंद्रयान जो चंद्र अभियान था वो 2008 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2008 में। ठीक, और इसने 312 दिन तक परिक्रमा की थी, किसकी? चंद्रमा की परिक्रमा की थी। जो सेकंड चंद्रयान अभियान हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 2019 में, और ये बदकिस्मती से ये क्या हो गया था? अधूरा रह गया था ये। ठीक है, लैंडिंग इसकी विफल हो गई थी। ठीक है, इसलिए रोवर जो है, रोवर उतर नहीं पाया था चंद्रयान 2 की। कब लॉन्च कब किया हुआ था? 2019 में। पहला 2008 में और तीसरा 2023 में। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि राकांपा के अधिकांश विधायक अजीत पवार के नेतृत्व वाले प्रदेश में, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कुछ इसमें कुछ खास पॉइंट भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा सा देखिए, ये ऊपर एक छूट रहा है यहाँ पे। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले, ये जो इंडिया नाम है, ठीक है, जो सारे विपक्षी दल मिलकर लड़ने वाले हैं, उस गठबंधन का नाम क्या है? इंडिया। ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें? इसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक, नाम ध्यान से अपना देख लीजिए, अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो तो, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये इंडिया का फुल फॉर्म है। ठीक, और यह नाम किसने दिया है? तो कांग्रेस के राहुल गांधी व तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने सुझाया था इसको। ठीक है, अब ये इसकी दूसरी बैठक, पहली बैठक कहाँ हुई है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें शुरू में कितने? 26 विपक्षी दल शामिल थे। ठीक, इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें तो नहीं, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आप एक बात ध्यान दीजिए कि भाजपा की जो गठबंधन वाली एनडीए है, ठीक है, उसमें कितने दल थे? उसमें थे 38। ठीक है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, ध्यान रखना है कि 2-3 पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बसपा, उड़ीसा की कोई जो बीजू जनता दल है, और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस। ठीक, ये अभी भी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब टिल सितंबर। यहाँ हम सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो सितंबर की ही बात करेंगे। बसपा, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस, ये अभी भी इंडिया में शामिल नहीं हुई है। ठीक, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि देश के बाहर आईआईटी के कैंपस खुले हैं। कहाँ कहाँ? तो एक जंजीबार में है और एक अबू धाबी में है। थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग देखते हैं हम। देखिए, जंजीबार वाला जो कैंपस है, जंजीबार कहाँ है? तंजानिया में है। तंजानिया में है जंजीबार। ठीक है, यहाँ आईआईटी मद्रास का कैंपस खुलने वाला है, और इसके लिए सिग्नेचर, मतलब समझौता किसके बीच में हुआ है? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ठीक है, और जो जंजीबार के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर हुसैन अली तनवी, इनके बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। किसके लिए? तंजानिया में जो आईआईटी का कैंपस खुलने वाला है, आईआईटी मद्रास का। ठीक, इसी तरीके से जो आईआईटी दिल्ली का कैंपस खुलने वाला है, ये कहाँ खुलने वाला है? ये खुलेगा अबू धाबी में। ठीक, अबू धाबी यानी यूएई की कैपिटल है। ठीक है, अबू धाबी। यहाँ किसका, कौन से आईआईटी का खुलने वाला, सॉरी,
कौन सा आईआईटी का खुलने वाला है? यहाँ खुलने वाला है आईआईटी दिल्ली का, आईआईटी दिल्ली, ठीक। और इसके लिए समझौता हुआ है किसमें किसमें? नरेंद्र मोदी ने इसको वो किया था जब ये अबू धाबी की यात्रा पर गए थे, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री, ठीक। तो बस इसमें इस आर्टिकल में इतना ही। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है कि छोटे अपराधों में के मामले में कारावास के स्थान पर केवल जुर्माने का ही प्रावधान किया जाएगा। इस मंशा का एक विधेयक लोकसभा में पारित कराया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि न्यायालयों में मुकदमों का बोझ कम करने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए अनेक छोटे अपराधों के मामले में कारावास की सजाओं के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा और केवल जुर्माने का प्रावधान रखा जाएगा। नाम क्या है इसका? इसका नाम है जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023। तो सिंपल क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि जन विश्वास विधेयक 2023 किससे संबंधित था, तो ये संबंधित है कि जितने भी छोटे अपराध हैं, ठीक है, उनके मामले में जेल ना हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जुर्माने का प्रावधान करके मामले को निपटा दिया जाए। तो इसके लिए क्या है कि 19 विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े 42 कानूनों में क्या किया गया है? संशोधन का प्रावधान किया गया है, ठीक। एक नज़र हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं मामले जिसमें सिर्फ जुर्माने से काम चल जाएगा। तो कृषि उपज ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 इसमें, ठीक है। फिर रबर अधिनियम, चाय मसाला कानूनी माप, ठीक है, छावनी, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, उच्च मूल्य। तो ये तो क्या ही होगा, लेकिन आप थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एक बार। कृषि उपज, ठीक। दूसरा वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, इस पे भी है, इसको भी मतलब इस एक्ट अधिनियम के एम्बिट में लाया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927, ठीक। मान लीजिए ऑप्शन में अगर ये आ जाए पर्यावरण संरक्षण भारतीय वन अधिनियम और कहा जाए कि नहीं इसमें जेल नहीं होगा सिर्फ जुर्माना होगा, तो एक बार के लिए मन डोल जाएगा कि नहीं स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है, बट है सही, ठीक। इसके कुछ विशिष्ट प्रावधानों को सिर्फ जुर्माना देके ख़त्म किया जा सकता है। तो पर्यावरण संरक्षण भी है, भारतीय वन अधिनियम भी है, ठीक। इसके अलावा इंपॉर्टेंट और क्या है देखिए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ठीक, खाद्य निगम अधिनियम, फार्मेसी भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद सिनेमेटोग्राफी है, कॉपीराइट अधिनियम भी है, ठीक है। वस्तु भौगोलिक संकेतक यानी ये जो हम लोग जीआई टैग देते हैं, ठीक है, वो भी है। पेटेंट अधिनियम, ट्रेडमार्क, रेलवे अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है। ये सारे एक्ट क्या है, इसमें अब जेल नहीं होगी, छोटे छोटे अपराधों पे जेल नहीं होगी, ठीक। सिर्फ जुर्माना लेके मामले को सेटल डाउन किया जा सकता है, ठीक है। क्या था ये था जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। विश्व की कुल बाघ संख्या का कितना है? 75% अब कहाँ है? अब हमारे इंडिया में है। कौन सी रिपोर्ट कह रही है ये? बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी हुई है, ठीक। और देश में सर्वाधिक बाघ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर से ये कहानी शुरू हुई थी, और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1973 में, 1973 में, ठीक। ये जो रिपोर्ट है ये 4-4 साल के अंतराल पर पब्लिश की जाती है। कौन पब्लिश करता है इसको करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक। और इसी की मतलब जो ये देखिए चक्रवाइज होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार हो जाएगा, एक सर्किल में एक बार होगा तो फर्स्ट चक्र की गणना हुई, फिर दूसरी चक्र की गणना हुई। इसी तरीके की जो 5वीं थी ना, ये हुई थी कहाँ? जिम कार्बेट में, ठीक, जहाँ पीएम मोदी ने इसकी अंतरिम रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है। जिम कार्बेट है कहाँ? जिम कार्बेट है उत्तराखंड में, ठीक। इसके अलावा और क्या है इसमें कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, 50 वर्ष, ठीक है। इस उपलक्ष्य ये भी एक मतलब अवसर था, ठीक है। तो बाघ की कुल संख्या कितनी निकली है? देखिए एक मतलब आकलन निकाला जाता है, ऐसा अनुमान निकाला जाता है। तो मिनिमम ऐसा एज्यूम किया गया है कि 3167 बाघ हैं देश में मिनिमम, और मैक्सिमम कितना? 3925 बाघ, ठीक। क्योंकि बाघ की जो गणना होती है वो एक तो उनके फुटप्रिंट से होती है, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं? पग मार्क, ठीक है। और दूसरा वो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो टॉयलेट वगैरह करते हैं वो, उससे होती है। तीसरा
उन पे जो स्ट्रिप मतलब किस तरीके की उनकी धारियाँ हैं उससे होती है, और कुछ रेडियो कॉलर से होती है। ठीक है, उनके उसमें एक रेडियो कॉलर लगाया रहता है, उससे गणना होती है। ठीक है, सैटेलाइट से भी होती है। ठीक, कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? 6.1% ग्रोथ रेट पर ईयर। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? एमपी में। एमपी के बाद कौन सा देश मतलब कौन सा राज्य आएगा? तो कर्नाटक आएगा। और कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य आएगा? उत्तराखंड आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल नेक्स्ट नहीं, देखिए इसी में एक पॉइंट है कि ये तो हमने देखा कि राज्य में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा है, तो उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बाघ की संख्या सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 260। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। कुछ टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि बाघों की संख्या कितनी है, टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। तो रानीपुर उत्तर प्रदेश में है, अचनकामार, इंद्रावती व उदांती सीता नदी कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। पालामऊ झारखंड में है, बोर व सह्याद्री महाराष्ट्र में, सतकोसिया उड़ीसा में, मुकुंदरा व रामगढ़ विषधारी ये राजस्थान में, कंवल जो है वो तेलंगाना में है, और कलकाड मुंडन थुरई तमिलनाडु में, नामेरी असम, दंपा जो है ये मिजोरम में है, और पक्कई, कमलांग व नामदफा अरुणाचल में है, और बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, ये इतने सारे टाइगर रिजर्व हैं। इससे ज़्यादा है बट यहाँ पे जिनमें 10 से कम है उसको हमने अभी देखा यहाँ पे। अगर ये याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। PSLV C-56 की सफल उड़ान द्वारा सिंगापुर के 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण। कुछ खास नहीं है इसमें, सिंगापुर के उपग्रह हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, ये सितंबर का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में अक्टूबर में क्या क्या था। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि 2023 में जो 15 अगस्त मनाया गया है स्वतंत्रता दिवस, कौन सा था ये? तो ये था 77वां, 77th। ठीक, इसमें क्या किया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम एक संदेश दिया, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो इनने बात कही है वो ये कहा है कि 50,000 करोड़ की राशि के साथ सरकार क्या करने जा रही है? एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने जा रही है। ठीक है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कितने पूंजी से? 50,000 करोड़ की पूंजी से। ठीक, ये इनके अभिभाषण में था एक। इसके अलावा इन्होंने मतलब एक आशा की है कि 2047 तक भारत क्या बन जाएगा? भारत को हम एक विकसित राष्ट्र बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर क्या किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार इन्होंने लाल किला से झंडा फहराया है, और किसकी बराबरी कर ली इस मामले में? डॉक्टर मनमोहन सिंह की बराबरी कर ली है। ठीक, और अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने एक नई योजना की जानकारी दी, नई विश्वकर्मा योजना। अब नई नहीं मतलब नाम में सिर्फ विश्वकर्मा योजना। ठीक है, ये क्या है? ये देखिए, बढ़ई लोहार मतलब चर्मकार, यानी ये जो हाथ से मतलब काम कर, जिनके हाथ में हुनर है, ठीक है, किसी प्रकार का हुनर है, उनके लिए ये योजना लॉन्च की है किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब हमको इस योजना को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बस सिर्फ टचअप करते चल रहे हैं, योजना खुद आगे मिल जाएगी। ठीक, अच्छा देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा फहराने के मामले में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने झंडा फहराया वो कौन है? तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं, और ये 2020 में ही ऐसे हो गए थे। ठीक, सबसे अधिक झंडा किसने फहराया है? तो 17 बार फहराया है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और 16 बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ठीक, इसे एक बार हम यहाँ देख लें कि जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार, नरेंद्र मोदी ने भी 10 बार। और 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल झंडा नहीं फहराया। कौन से? एक श्री चंद्रशेखर और दूसरे श्री गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है कि मानहानि के मामले में सजा स्थगन के पश्चात राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल। ये आपने सुना होगा, ये मैटर बहुत हाईलाइटेड था कि राहुल गांधी को सदस्यता रद्द कर ली गई थी और ये घर वगैरह इनसे छीन लिए गए थे। ठीक है, सूरत की अदालत ने इनको सज़ा सुनाई थी, और लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। ठीक, कहाँ से ये लड़ते हैं? तो ये वायनाड लोकसभा से लड़ते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल के
के अंडर मतलब इनकी सदस्यता को रद्द किया गया था। तो संविधान का अनुच्छेद है 102, ठीक। आर्टिकल 102 कहता है कि लाभ के पद पे अगर आप हैं तो आप संसद के सदस्य नहीं हो सकते, ये कहता है आर्टिकल 102, ठीक। तो इस आर्टिकल का सहारा लिया गया था इनके सदस्यता रद्द करने के लिए। और दूसरा क्या लिया गया था, भारतीय जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, ठीक, इसका सहारा लेके इनकी सदस्यता को रद्द किया गया था, ठीक है। तो बाकी इसमें और कोई जानने लायक नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल था कि आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था मोदी सरकार के खिलाफ। किस मैटर पे लाया गया था ये इंपॉर्टेंट है कि मैटर था मणिपुर हिंसा को लेकर, ठीक, मणिपुर हिंसा। बाकी ये ध्वनि मत से ये विश्वास प्रस्ताव गिर गया, कहने का मतलब है, ठीक। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले मतलब आर्टिकल की तरफ। देखिए अगला जो टॉपिक है वो है कि ओबीसी को जो भी आरक्षण मिलता है, ठीक है, उस पर थोड़ी सी स्टडी के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में, ठीक है। वे दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। मैटर ये था कि सरकार को लगा कि, और बात थोड़ी सी सही भी है जो इन्होंने फाइंड किया था, कि जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है, 27% रिजर्वेशन का लाभ कुछ ही जातियों ने बार बार उठाया है, मतलब कमोबेश 48 जातियाँ ऐसी हैं जिनको ज़्यादा लाभ मिला है इसका। तो इनका कहना है कि इस रिजर्वेशन को फिर से क्या किया जाए, थोड़ा सा रेशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। हालांकि रिपोर्ट अभी खुलासा हुआ नहीं है कि रिपोर्ट में इन्होंने क्या संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं। तो बहरहाल इम्पोर्टेंट ये है कि ओबीसी में जो रिजर्वेशन है उसके रेशनलाइज करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था, तो रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ये है, थोड़ा सा एक लाइन का है कि देखिए उत्तर प्रदेश में अब जो भी शिक्षक बहाली परीक्षा होगी, ठीक है, जो भी शिक्षक बहाली परीक्षा होगी उसके लिए उसका चयन कौन करेगा, एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने के लिए एक विधेयक लाया गया है। बस इंपॉर्टेंट ये है। तो स्टेट का नाम पूछे तो उत्तर प्रदेश, ठीक। देखिए अगला जो आर्टिकल है वो था बिहार में जाति आधारित गणना जो है, ठीक, कब शुरू हुई है, जनवरी 2023 में शुरू की गई थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसमें मई में रोक लगा ली गई थी, 4 मई 2023 के करीब, ठीक है। और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने प्रकार की जानकारी ली जा रही थी, तो 17 प्रकार के क्वेश्चंस थे, ठीक है, इस जाति आधारित जनगणना में। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आर्टिकल है कि नौसेना ने अपने लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप निर्माण के लिए किससे अनुबंध किया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, ठीक है। और कहाँ स्थित है ये, विशाखापट्टनम में स्थित है। कौन सी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक। क्या करेंगी ये, तो इनका उपयोग क्या है कि देखिए ये जो भी समुद्र में युद्धपोत हैं, युद्धपोत यानी वारक्राफ्ट, इनको ये ईंधन, पानी, गोला ये सब पहुंचाएंगी। यही काम है इनका, किसका, फ्लीट स्पोर्ट शिप का। किसके साथ अनुबंध हुआ है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो आर्टिकल है कि राजस्थान जो है वो 50 जिलों वाला राज्य बन गया है। राजस्थान में फिर से 9 गठन हुआ है, 19 जिले नए बने इसमें। तो अब कुल मिला के कितने ज़िले हो गए इसमें, राजस्थान में 50। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ये देखें कि देश में सबसे ज़्यादा जिला कहाँ है। तो जिलों की संख्या में देखिए उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं इसमें, फिर मध्य प्रदेश 52 जिले, और उसके बाद कौन सा, राजस्थान आ जाएगा 50 जिले, ठीक है। और थोड़ा सा अगर देख लिया जाए राजस्थान का, तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, दूदू, ठीक। यहाँ नीचे पेन से भी लिखा हुआ है कि यूपी, एमपी, राजस्थान, ठीक। एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ है कि सभी भाषाओं में केरल का नाम अब क्या हो जाएगा, केरलम करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है केरल विधानसभा ने। चलते हैं अगले। देखिए अगला है कि 1969 में जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम था, ठीक है, उसमें अब संशोधन प्रस्तावित किया गया है। सबसे पहले 1969 में ये लाया गया था, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, ठीक। और इसमें पहली बार संशोधन प्रस्तावित किया गया है, कब, 2023 में। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को क्या बना दिया गया है, अनिवार्य, यानी ये एसेंशियल हो जाएगा, ठीक। करेगा कौन इसको, यानी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण को कौन करेगा, तो करेगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। नाम क्या है संशोधन अधिनियम का, इसका नाम है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक अधिनियम 2023, ठीक।
देखिए, लोकसभा ने इसको 1 अगस्त को पारित किया है और राज्यसभा ने इसको 7 अगस्त को पारित कर दिया है और राष्ट्रपति का अनुमोदन भी इसको 12 अगस्त को प्राप्त हो चुका है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि चुनाव आयुक्तों के, मतलब आपने ये सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि चुनाव आयुक्तों का जो भी नियुक्ति होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट के CGI एक मेंबर के तौर पे शामिल रहेंगे। ठीक। तो जो सरकार है, सरकार ने इस मामले को, इस आदेश को पलटने के लिए एक एक विधेयक लाया इसने। और किसने विधेयक प्रस्तुत किया था जो विधि मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, इन्होंने प्रस्तुत किया था। और इन लोगों ने क्या किया कि मुख्य न्यायाधीश के जगह पे किसको, कैबिनेट मंत्री को इन्होंने शामिल कर दिया। तो जो चयन समिति होगी, यानी जो चुनाव आयोग के सदस्यों की चयन करेगी चयन समिति, उसमें अब कितने लोग होंगे? 3 लोग। कौन कौन से? एक तो PM होंगे खुद, जो अध्यक्ष भी होंगे। ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा जो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा। ठीक है, वो होगा। और तीसरा कोई एक ऐसा कैबिनेट मंत्री जिसको PM खुद नॉमिनेट करेंगे। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि मेजोरिटी किसकी होगी? मेजोरिटी तो जो सरकार में है शामिल उन्हीं की होगी। लोकसभा के एक नेता को रखना तो महज एक फॉर्मेलिटी है। ठीक। तो ये मामला था इसमें, और कुछ इसमें खास है नहीं। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो दिल्ली में प्रशासन से रिलेटेड है। आपको पता है दिल्ली में जो प्रशासन है उसमें उठापटक चलती रहती है। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए, एक थी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, यानी NCCSA, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इसमें पहले क्या था, न्यायालय के आदेशानुसार, कि जो भी जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, इन तीनों को छोड़कर अन्य किसी भी मामले से जुड़ा अगर कोई अफसर है, ठीक है, तो उसके ट्रांसफ़र का, ठीक, और पोस्टिंग का, इन सब का अधिकार किसको था? इन सब का अधिकार, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार था CM को। ठीक। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने एक मतलब एक्ट पास कराया है। ठीक है। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग अब ये अधिकार भी CM से छीन के किसको दे दिए गए हैं? ये दे दिए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो दिल्ली में जो CM और उसकी पावर है उसको क्या कर दिया गया है? रिड्यूस कर दिया गया है। यही आर्टिकल था। आगे चलते हैं। देखिए, अगला जो आर्टिकल है वो है कि कुनो नेशनल पार्क, ये जो मध्य प्रदेश के श्योपुर में है, यहीं पे जो चीते लाए जा रहे हैं बाहर से, उनको रखा जा रहा है। ठीक है। तो उसमें कुछ चीतों की मौत हो गई है। तो सरकार की क्या योजना है कि दक्षिण अफ्रीका से और 12 चीता लाना है। ठीक है। अक्टूबर के हम डिस्कशन कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ का, अक्टूबर 2023। ठीक। अब इसमें क्या है कि देखिए, 17 मतलब सितंबर 2022 में 8 चीते आए थे नामीबिया से, और अब 12 चीते आएंगे फरवरी 2023 में। 12 चीते कहाँ से आएंगे? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक। और इनको कहाँ रखा जाएगा? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर में जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पर रखा जाएगा। बाकी और कुछ नहीं है इसमें। देखते हैं अगला आर्टिकल। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो चंद्रमा पर उतर चुका है। अभी हमने इसके पीछे हम डिस्कस कर रहे थे कि कब ये शुरू हुआ था। ये 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। और ये चंद्रमा पर पहुंच गया है। कब पहुंचा है? तो ये 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पर पहुंच गया। ठीक। इस मिशन की अवधि कितनी है? एक चंद्र दिवस, यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। ठीक है। अच्छा, इसी के आसपास रसिया ने भी एक अपना छोड़ा था चंद्र मिशन। उसका नाम क्या था? उसका नाम था लूना 25। अच्छे से थोड़ा लिख देता हूँ, लूना 25। ठीक। ये फेल हो गया था। ठीक है। बाकी और कुछ इसमें ऐसा स्पेशल नहीं है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर में। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ये कौन सा है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला? भारत दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। ठीक है। बस। ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख। अच्छा, देखिए, इसी में 2 पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा जो विक्रम लैंडर जहाँ उतरा था, ठीक है, जहाँ विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा, उसका नामकरण क्या हो गया? उसका नामकरण होगा शिव शक्ति स्थल। ठीक है। शिव शक्ति स्थल।
और जहाँ चंद्रयान 2 टकरा कर और जहाँ पे विफल हुआ था, उस पॉइंट का नाम क्या रखा जाएगा? उस पॉइंट का नाम रखा जाएगा तिरंगा पॉइंट। इस आशय का मंतव्य जाहिर किया था कि इन्होंने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक। और जो हमारा रोवर है, इसने एक बड़ी अच्छी फाइंडिंग की है। फाइंडिंग क्या की है? इसने चंद्रमा पर जो टेम्परेचर का डिविएशन है, इसको उसने दिखाया कि सतह पर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान है, तो जैसे ही आप थोड़ा सा 80 mm भी नीचे जाते हैं, 80 mm मतलब बहुत ही कम हो गया, ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब इतना डिविएशन है टेम्परेचर में। ठीक। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ये है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करेगा। कब? सितंबर 2023 में। ठीक है, PSLV C-57 के जरिए। ठीक है। और क्या करेगा ये? सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। मतलब आपको पता है कि सूर्य में जो कोरोना का तापमान है, ठीक है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होता है? फोटोस्फीयर का होता है। मतलब सूर्य के सेंटर से ज़्यादा तापमान किस में होता है? फोटोस्फीयर से, मतलब सूर्य की परिधि पर। ठीक। ये एक रहस्य है, इसका एनालिसिस करना अभी बाकी है। तो तमाम एजेंसियां जो है, नासा, इसरो, ये सब इसी प्रयास में लगे हुए हैं। उसी के क्रम में भारत का जो आदित्य L1 मिशन है वो इसकी स्टडी करने वाला है। ठीक। अच्छा, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा देखिए L1 पॉइंट पे, लैग्रांज 1 पॉइंट पे। लैग्रांज पॉइंट वो होता है जहाँ ग्रेविटी जो है वो मतलब क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। स्टेबल कहने का मतलब है, देखिए मान चलिए कि ये अर्थ है, ये सन है, ठीक, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ जो नेट ग्रेविटी होगी, यानी अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी, सन इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट जो ग्रेविटी है वो 0 हो जाएगी। मतलब ये एक स्टेबल पॉइंट है। तो ऐसे कितने लैग्रांज पॉइंट है? 5 हैं, L1 L2 से लेके L3 L4 L5। ठीक। तो हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो किस पॉइंट पर जाएगा? वो L1 पॉइंट पर रहेगा। ठीक है। और L1 पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है पृथ्वी से? 15 लाख किलोमीटर। ठीक। इसके अलावा सूर्य के अध्ययन के लिए ये भारत का पहला मिशन है, लेकिन इसके पहले अमेरिका, जापान, यूरोप और चीन इसके लिए पहले ही लॉन्चिंग कर चुके हैं। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय घटनाक्रम हमारा हो भी कंप्लीट हो गया, किसका? अक्टूबर का। ठीक। तो सितंबर और अक्टूबर के हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लिए। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम।